जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिवाइज करने वाले हैं फॉर सीए फाउंडेशंस। ये चैप्टर आपका लगभग 2 क्वेश्चंस कैरी करता ही है फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशंस, लॉ एग्जामिनेशंस। इसमें से 2 सवाल आते ही हैं। हम कह सकते हैं कि लगभग इसका 11-12 नंबर का वेटेज रहेगा इन योर एग्जामिनेशंस। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ में। अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। इसके लिए हम आपको एक एडवाइस देंगे, इस चैप्टर को अगर बढ़िया करना है तो इसके मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नेचर के रहते हैं। तो अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो भी आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट होता था, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ही इसको कट आउट किया गया था। पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। ये सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 123 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था। इट वॉज अ पार्ट फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 123, बट नाउ इट इज इन्फोर्सेबल एज अ सेपरेट एक्ट। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम क्या? जुलाई 1, 1930। 1 जुलाई 1930 से फिर ये एप्लीकेबल हुआ। सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी है बताइए? बायर और सेलर की। अ पर्सन हु बायज और अग्रीज टू बाय। हु इज अ बायर? अ पर्सन हु बायज और अग्रीज टू बाय इज अ बायर। वैसे ही अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल इज अ सेलर। A person who buys or agrees to buy is a buyer. A person who sells or agrees to sell is a seller. Next is goods. Goods का मतलब क्या हुआ? हर एक काइंड की इमूवेबल नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी, हर एक काइंड की इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ये क्या लिखा हुआ है? हर एक काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। सो इट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल के लिए एक अलग कानून है, देयर इज अ डिफरेंट लॉ फॉर इट विच इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो एक अलग है, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है? मूवेबल गुड्स के लिए है। लेकिन इसमें 2 चीजें नहीं आती हैं, विच इज एक्शनेबल क्लेम और दूसरा है मनी। इट डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। सो इट अप्लाइज टू एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम का मतलब हो गया जिसके लिए राइट इस्टैब्लिश्ड है बाय लॉ। राइट इज इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आपको अगर उस अमाउंट को रिकवर करना है तो आपको उसके लिए केस फाइल करके उसको रिकवर करना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन? जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हमें आपसे कुछ गुड्स लेने हैं, ठीक है, या हाउ कैन आई एक्सप्लेन एज एक्शनेबल क्लेम। जैसे मान लो कि हमें आपसे एक गाड़ी लेनी थी, मेरी गाड़ी है, हमें आपसे वो लेना है, तो हम उस गाड़ी को वापस ले सकते हैं, उस कार को छीन सकते हैं, आपसे ले सकते हैं। यस और नो? अगर हमें आपसे कोई कार लेनी है, मेरी कार है, हम उस कार को आपसे वापस क्लेम कर सकते हैं। कैसे? हम उसको आपसे ले लेंगे, वापस छीन लेंगे, उसकी पोजीशन ले लेंगे आपसे। लेकिन अगर हमें आपसे पैसे लेने हैं, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, अगर हमें आपसे पैसे लेने हैं तो पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आपके ऊपर केस फाइल करना पड़ेगा, वैसे करके रिकवर करना पड़ेगा। मान लो मेरी एक प्रॉपर्टी, उस पर आपने कब्जा जमा लिया, ठीक है, मेरी एक प्रॉपर्टी आपने छीन ली, मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल आपने छीन लिया, वो मोबाइल आपसे वापस छीन लेंगे। लेकिन अगर मेरा कुछ पैसा आपके पास में बकाया है तो इन दैट केस हमें आपके ऊपर केस फाइल करना पड़ेगा और उसके थ्रू रिकवर करेंगे। ऐसे थोड़ी आपको छीन लेंगे। Yes or no? It is an actionable claim. You have to do an action to make a claim.
So it means every kind of movable property other than actionable claim and money. It includes stocks and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before the contract of sale or under the contract of sale. वापस से ये इंक्लूड करता है क्या क्या? स्टॉक्स एंड शेयर्स और ग्रास and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before the contract of sale or under the contract of sale. Agreed to be severed यानी हम उसको अलग कर देंगे before the contract of sale और under the contract of sale. ठीक है, तो कोई स्टॉक शेयर हो गया वो इसमें आएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स आ जाएगा, ग्रास एंड अदर थिंग्स जैसे से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल गुड्स हो गए, ठीक है, क्रॉप्स वगैरह हो गए, अगर हम उसको बेचने से पहले ज़मीन से अलग तो करेंगे ना, काटेंगे ना, तो विच आर अग्रीड टू बी सेवियर्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. नेक्स्ट, देर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स. बताओ कौन कौन सा? एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट. एग्जिस्टिंग गुड्स 3 टाइप का होता है, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड, अनअसर्टेन्ड. स्पेसिफिक गुड्स, दोज गुड्स विच वर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया उस समय अगर इन एग्जिस्टेंस थे, देन दे आर कॉल्ड एज क्या? एग्जिस्टिंग गुड्स. इट शुड बी ओन्ड बाय द सेलर एट दैट टाइम, यानी वो सेलर की ओनरशिप में होना चाहिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस सेलर की ओनरशिप में होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज existing goods. There are 3 type of existing goods: specific goods, ascertained goods, unascertained goods. कौन कौन से? specific, ascertained, unascertained. क्या होता है specific, क्या होता है ascertained, क्या होता है unascertained? specific goods वो goods जो कि specifically identified and agreed upon है. बोलो क्या? specifically identified and agreed upon है at the time of contract of sale. बोलो, at the time of contract of sale. जैसे कि लैपटॉप हो गया 14 इंच एंड 8 GB रैम, तो वो क्या हो गया? एक स्पेसिफिक गुड. ये वाला लैपटॉप जिसमें ये कन्फिगरेशन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पेसिफिक गुड्स विच आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. एंड असर्टेन क्या हुआ? एक्चुअली स्पेसिफिक ही हुआ, लेकिन जब एक लॉट होता है, हमने स्पेसिफाई कर दिया 14 इंच का लैपटॉप 8 GB रैम. अब मेरे पास 2 लैपटॉप ऐसे रखे हुए थे, 14 इंच के थे और 8 GB रैम था, तो उसमें से एक लॉट में से जब आप किसी एक को चूज करके बाहर निकाल लें, इट विल बिकम क्या? असर्टेन. इट विल बिकम असर्टेन. तो दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट, बोलिए, विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. तो दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड इज कॉल्ड एज क्या? ascertained goods. When out of a large quantity of goods the number of goods contracted for is identified, it is called as asset. देख रहे हो, जब एक लार्ज में से जो नंबर ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर थे उनको जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, 10 में से हमको 4 चाहिए था, तो जब वो हम 4 आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसको क्या कह देंगे? असर्टेन. Those goods which are not specifically identified at the time of making the contract of sale, they are indicated by description या sample only. यानी शुरुआत में तो वो अनसर्टेन रहता है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया, तो मैं समझो, हमने कहा कि भैया 5 किलो आलू देना, उसके पास 20 किलो आलू पड़ा हुआ था, मैंने कहा 5 किलो देना, ये वाला आलू देना जो आपके पास में है, सामने दिखाई दे रहा है, वो 5 किलो आलू देना. मैंने कहा ठीक. तो उसमें से जब तक आपने छाटा नहीं है उस 20 किलो में से, तो 5 किलो तो है ना आपका उसमें, वो अनसर्टेन्ड है. और जब उसको आप छाट के अलग कर लोगे तो वो क्या बन जाएगा? असर्टेन्ड बन जाएगा. तो दोज गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया ये वाला 5 किलो मेरा है, दोज गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल,
दे आर इंडिकेटेड बाय डिस्क्रिप्शन या सैंपल ओनली। हाँ, ये वाला आलू आपको देंगे, इस टाइप का आलू आपको देंगे, इस टाइप का आम आपको देंगे, फिर उसमें से जब तक वो छाटा नहीं है तब तक क्या है, अनअसर्टेन। जब वो छाट लेगा तो इट विल बिकम असर्टेन। तो आपको ये डेफिनेशन याद रहेगी। नेक्स्ट क्या है आपका, फ्यूचर गुड्स और फ्यूचर गुड्स, दोज गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता ही नहीं है, इसके लिए क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल फॉर फ्यूचर गुड्स एंड नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्या है बताओ, कंटिंजेंट गुड्स, those goods the acquisition of which by the seller is dependent upon an uncertain event which may or may not happen। ऐसे गुड्स जिनकी acquisition डिपेंड करती है अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट विच मे या मे नॉट हैपन। हो सकता है कि हो सकता है ना हो। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी कार रिपेयर हो गई तो मैं खरीद लूँगा, तो देयर इज़ अ कंडीशन कि अगर आपकी कार रिपेयर हो गई तो, अगर आपके मशीन अच्छे से फंक्शन किया या 2 दिन का ट्रायल रन ले रहे हैं, अगर ये 2 दिन के ट्रायल रन में सक्सेसफुल रहा तो हम खरीद लेंगे, टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे, अगर ढंग से चल गई तो खरीद लेंगे। इट इज़ ऑल कंटिंजेंट ना। द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर इज डिपेंडेंट अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन। इसमें एक और चीज़ हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे बायर की नहीं सेलर की एक्विजिशन भी जो है अनसर्टेन है, यानी सेलर के पास अगर होगा तब तो वो उसको सेल करेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो कंटिंजेंट गुड्स का मतलब जिन गुड्स का भी होना कंटिंजेंट है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग बन गई तो हम आपको बेच देंगे, अगर बिल्डिंग नहीं बन पाई तो बेच ही नहीं पाएंगे। तो उस गुड्स का होना या ना होना भी अगर खुद में कंटिंजेंट है तो फिर इट इज क्या, कंटिंजेंट गुड्स विच मे या मे नॉट बी एक्वायर्ड बाय द सेलर, विच मे या मे नॉट बी एक्वायर्ड बाय द सेलर के पास ही वो आएगा, ये अगर अनसर्टेन है देन इट इज कॉल्ड एज क्या, कंटिंजेंट गुड्स। नेक्स्ट क्या है बताओ, डिलीवरी। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम बायर, फ्रॉम सेलर टू बायर। जब सेलर से पोजीशन बायर के पास जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिलीवरी। द पोजीशन मे बी गिवन टू द बायर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ। यानी जो उसकी पोजीशन है वो किससे किसके पास जाएगी, सेलर टू बायर, या कोई और पर्सन अगर ऑथराइज्ड है तो उसके पास भी जा सकती है, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरी, कितने टाइप की डिलीवरी होती है। तो बेसिकली आपको 3 टाइप की डिलीवरी बताई गई है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी मतलब जिसके अंदर में फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होता है। एक्चुअल डिलीवरी मतलब फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होता है। ये पेन मैंने आपको उठा करके दे दिया आपके हाथ में, दिस इज क्या, एक्चुअल डिलीवरी। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन कस्टडी या पोजीशन ऑफ गुड्स। बोलो, when there is no change in custody or possession of goods, like in case of delivery by atonement। मेरे पास गुड्स रखे हुए, वो से फॉर एग्जांपल पहले आपके बिहाफ पे रखे हुए थे, ठीक है। मेरी एक शॉप है, गोडाउन है, मेरे गोडाउन में आप आते हैं सामान रखते हैं, ठीक है, पब्लिक गोडाउन है, आप आते हैं उसमें सामान रखते हैं। आपने कहा कि भाई हमने ये गुड्स जो है ऋषिकांत को बेच दिए, ठीक है। अब्दुल्ला ने कहा कि हमने ये गुड्स किसको बेच दिए, ऋषिकांत को। तो अब यही गुड्स मेरे पास किसके बिहाफ पे पड़े रहेंगे, ऋषिकांत के बिहाफ पे। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी। लेकिन केवल क्या हो गया है, केवल क्या हो गया है, डिलीवरी बाय अटॉनमेंट। यानी पहले हम किसी और के बिहाफ पे होल्ड कर रहे थे, अब किसी और के बिहाफ पे होल्ड कर रहे हैं। देयर इज नो चेंज इन कस्टडी या पोजीशन, कस्टडी या पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। लाइक इन केस ऑफ डिलीवरी बाय अटॉनमेंट इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर थिंग को डिलीवर करते हैं इन टोकन ऑफ समथिंग एल्स, इन टेकन नहीं, इन टोकन ऑफ समथिंग एल्स, व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ
अ थिंग इन टोकन ऑफ समथिंग एल्स, किसी और चीज के बदले कुछ और डिलीवर अगर किया जाए तो उसको कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। जैसे जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फ्रिज आया, लेकिन वो फ्रिज आपके पास ऊपर तक चढ़ा नहीं सकता, ठीक है, तो उसने वो फ्रिज नीचे ही रख दिया और नीचे रख करके वो आपके पास आएगा, एक बिल के ऊपर में साइन करा लेगा, तो वो एक प्रकार से एक टोकन हो गया कि हाँ उसने आपको डिलीवरी दे दिया, या उसका बिल वगैरह आपको थमाएगा तो एक प्रकार से ये हो गया कि उसकी डिलीवरी हो गई। तो क्या होता है कि सिंबॉलिक डिलीवरी में आप वो गुड न डिलीवर करके उसकी जगह पे कुछ और चीज़ डिलीवर करते हैं एज अ टोकन। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है कि जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा वो उस चीज़ का ओनर बन जाता है, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा वो उस गुड का ओनर बन जाएगा। दिस डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स द टाइटल ऑफ द गुड्स मेंशन्ड इन इट, यानी ओनरशिप। एनी पर्सन holding such document becomes entitled to receive the possession of goods. The document indicates the title of goods mentioned in it. ये जो document है ये title of goods बताता है जो कि उसमें mentioned है। Any person holding such document, जिसके पास भी वो document होता है, वो entitled हो जाएगा to receive the possession of such goods. Is it clear? जैसे वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, बिल ऑफ लेडिंग, शेयर वारंट, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं यानी जिसके पास वॉर फिंगर सर्टिफिकेट है वो उस शिप पे रखे हुए उस सामान का मालिक है, जिसके पास बिल ऑफ लेडिंग है वो उस सामान का जो कि पोर्ट पे रखा हुआ है वो उसका मालिक है। वैसे ही करके शेयर वारंट जिसके पास है वो शेयर का मालिक है, ठीक है। शेयर वारंट पे क्या होता है, नाम नहीं लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ है, तो जो वारंट्स होते हैं उनमें नाम नहीं लिखा रहता है, जिसके हाथ में वो रहता है उसका मालिक बन जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपके पास पड़ा हुआ करेंसी नोट, करेंसी नोट पे किसी का नाम लिखा रहता है नहीं, तो जिसके हाथ में उसका हो जाएगा, तो इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। दिस डॉक्यूमेंट मेंशंस द पर्सन हैविंग द ओनरशिप ऑफ गुड्स। तो क्या इसको डिलीवर कर देने से सिंबॉलिक डिलीवरी हो जाएगी? नहीं। मेरे नाम पर एक जमीन है, उसका कागज है, वो कागज अगर हम आपको दे दें तो क्या आपके नाम पे हो जाएगी जमीन? नहीं। इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। एनी पर्सन हु होल्ड्स द डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल डज नॉट बिकम ऑफ द ओनर ऑफ द गुड एंड इज नॉट नेसेसरली इंटाइटल्ड फॉर पोजेशन ऑफ गुड्स। कोई भी पर्सन जो कि होल्ड कर रहा है इस डॉक्यूमेंट को वो उसका ओनर नहीं बनता है। अच्छा, ऊपर वाले अधिकतर डॉक्यूमेंट्स क्या होते होंगे? बियरर। ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स क्या होते होंगे? बियरर, जिसके हाथ में वो उसका मालिक बन जा रहा है। नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स बियरर नहीं होते हैं, यानी जिसके हाथ में वो उसका मालिक नहीं बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे एक बियरर चेक होता है, जिसके पास रहेगा वो उसका मालिक बन जाएगा, उस पर अमाउंट लिखा रहेगा, साइन वाइन रहेगा, किसी का नाम नहीं रहेगा, तो अगर हमको तुमको देना है तुमको दे देंगे। लेकिन एक होता है कि अकाउंट पे ही जिसके नाम पे उसी को मिलेगा उसका पैसा। तो इट इज मच लाइक दैट ओनली कि एक हो गया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एक हो गया डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। नेक्स्ट क्या है बताओ? मर्केंटाइल एजेंट। इट मीन्स एन एजेंट हु हैज द अथॉरिटी टू, इसको ऐसा नहीं कि बियरर बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जनरली बियरर होते हैं। समझे कि नहीं समझे? ऐसा कोई अलग से नाम नहीं है कि ये बियरर डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट का मतलब क्या हुआ? एनी पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू सेल, कंसाइन, बाय और बाय गुड्स और रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स in the ordinary course of business. So it means an agent who has the authority to sell, consign, buy goods या raise money on the security of goods in the ordinary course of business. Next है आपका property. Here property means ownership या general property. General property means all the rights relating to ownership of goods and not any स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप।
या जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे के सारे राइट्स, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे के सारे राइट्स। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपसे कहा कि भाई ये गुड रख लो, ये गुड रख लो, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये आपके पास नहीं रहेगा, ये गुड रख लो लेकिन बहुत लंबे समय तक आपके पास नहीं रहेगा, दिस विल बी अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी। अगर आप कोई भी एक राइट अपने पास रिस्ट्रिक्ट कर ले रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हम तुमको दे रहे हैं लेकिन तुम किसी और को नहीं दे सकते, या हम तुमको दे रहे हैं लेकिन इसको ये यूज मत करना, ठीक है। इट इज मच लाइक कि हम आपको एक चॉकलेट पकड़ा रहे हैं और कह रहे हैं खाना मत, तो आप उसके पूरी तरीके से ओनर नहीं बनेंगे, ठीक। इंसॉल्वेंट, when a person ceases to pay his debts in the ordinary course of business or cannot pay his debts when they become due is called as insolvent। यानी जब वो अपने डेट्स नहीं दे पाता या वो अपने डेट्स पे नहीं कर सकता है जब भी वो ड्यू हो रहे हैं, when they become due it is called as क्या, insolvent। money price is the money consideration for sale of goods। is this clear? यहां तक की बातें क्लियर है? पक्का? कम ऑन प्लीज कंफर्म। अच्छा, नेक्स्ट, सेल और हायर परचेज में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर है, आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस। सेल में इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, हायर परचेज में आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। सेल में आप ओनर बन जाते हैं, हायर परचेज में आप ओनर नहीं रहते हैं। ओनर आप तब बनेंगे जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। हायर परचेज क्या होता है कि आप पहले मान लो साल भर का है तो आप 11वें महीने तक उसका एक तरीके से रेंट दे रहे हैं, जब 12वां देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी। इसको कहते हैं शुरुआत में हायर एंड देन इसके बाद परचेज। बायर कैन नॉट टर्मिनेट, यानी बायर ये नहीं कह सकता है कि अरे नहीं अब हमको मंजूर नहीं है रख लो उसको वापस, ना, वो टर्मिनेट नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बायर या कह लो हायर परचेजर उसको टर्मिनेट कर सकता है। बायर कैन पास अ बोनाफाइड टाइटल, यानी वो सामने वाले को मालिक बना सकता है। हायर परचेज में हायर परचेजर कांट पास अ बोनाफाइड टाइटल, क्योंकि अभी वो खुद उसका मालिक नहीं बना है। इसको क्या मानेंगे? सेल। इसको क्या मानते हैं? बेलमेंट। बेलमेंट मैंने समझा है कि जिसमें दो पार्टी होती है, एक होता है बेलर और एक होता है बेली। कौन कौन होता है? बेलर और बेली। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर। किसके अंदर में बताओ? सेल के अंदर में। हायर परचेज में प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर टू द बायर। एक में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, दूसरे में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ गुड्स सेल के अंदर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हायर परचेज में पॉसिबल है। नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ मनी, सेल के अंदर में इट इज नेसेसरी कि वो टर्म्स ऑफ मनी में हो जब भी सेल होगा। अच्छा, इसको ऐसे समझना, बार्टर सिस्टम इज नॉट सेल। हम आपको लैपटॉप देते हैं, बदले में आप अपनी बाइक दे दो, ये हायर परचेज या ये सेल नहीं है। बेसिकली सेल तब होता है व्हेन द एक्सचेंज इज इन टर्म्स ऑफ मनी। हम आपको 40,000 रुपये का सामान दे रहे हैं, आप मेरे को 20,000 रुपये का, 25,000 रुपये का या 40,000 रुपये का सामान आप भी दो, तो भी वो टर्म्स ऑफ मनी में है। लेकिन अगर एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर नहीं आएगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स डज नॉट कम अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि फॉर अ सेल देयर मस्ट बी एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ इतने रुपए का है वो होना चाहिए। बार्टर सिस्टम इज नॉट सेल। हमने एक गुड दिया, बदले में गुड लिया, दैट इज नॉट सेल, दैट इज एक्सचेंज। इट डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इट इज नॉट नेसेसरी, यानी यहाँ पर मनी के टर्म्स में होना नेसेसरी नहीं है। हो सकता है कि हायर परचेज क्या हो? ग्रेचुइटस। ग्रेचुइटस मतलब उसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, वैसा भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? सेल और हायर परचेज के बीच का अंतर क्लियर है आप लोग को? कम ऑन प्लीज कंफर्म। पक्का? नेक्स्ट क्या है बताओ? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या होना चाहिए?
सबसे पहला बोलो क्या, देयर मस्ट बी एन ऑफर टू बाय या सेल गुड्स। एक ऑफर होना चाहिए कि आप बाय करो या सेल करो गुड्स को, और वो ऑफर किसके लिए होना चाहिए? इट मस्ट बी फॉर अ प्राइस। सच ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड। टाइटल ऑफ गुड्स शुड पास इमीडिएटली। अगर हम आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि 1 महीने बाद आपसे खरीदेंगे तो 1 महीने के बाद सेल होगा। आज जो मैंने किया है उसको क्या कहेंगे? अग्रीमेंट टू सेल। आज जो किया उसको क्या कहेंगे? अग्रीमेंट टू सेल। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल? यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। सेल में प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, अग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। सेल के अंदर में सेल कैन बी मेड ओनली फॉर एग्जिस्टिंग गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल कैन बी मेड फॉर एग्जिस्टिंग गुड्स या फ्यूचर गुड्स ऑल्सो। सेल तभी होता है जब वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो, वर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन जो अग्रीमेंट टू सेल है वो फ्यूचर गुड्स के लिए भी हो सकता है। समझ रहे हो? कंटिंजेंट गुड्स के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल। भाई फ्यूचर में सेल करना है तो फ्यूचर में बना के भी तो बेच सकते हैं, लेकिन अभी के अभी सेल कर रहे हैं तो अभी के अभी जो नहीं बना है वो कैसे बेचेंगे? तो सेल इज ओनली फॉर एग्जिस्टिंग गुड्स, बट अग्रीमेंट टू सेल कैन बी फॉर एग्जिस्टिंग या फ्यूचर गुड्स। देयर इज वन मोर डिफरेंस, आई थिंक आई एम मिसिंग इट आउट। खैर उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। देयर इज वन मोर डिफरेंस विच वी कैन राइट डाउन। प्राइस कैन बी पेड इमीडिएटली इन फ्यूचर और इन इंस्टॉलमेंट्स। डिलीवरी कैन बी मेड इमीडिएटली या फिर इन फ्यूचर या फिर इन इंस्टॉलमेंट्स। तो ये एसेंशियल कंडीशंस हैं किसके? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। देयर मस्ट बी एन ऑफर, ऑफर मस्ट बी फॉर अ प्राइस, सच ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, टाइटल ऑफ गुड्स शुड पास immediately, price can be paid immediately in future or in installments, and delivery can be made immediately in future or in installments. If a good is destroyed at the time of making the contract of sale, then the contract is क्या? void. अब देखो इन सब के ऊपर छोटी छोटी केस स्टडीज आ जाती है। अगर at the time of entering the contract of sale the good has been destroyed, so the contract is void. If the good is destroyed after the contract of sale, the loss will be borne by the buyer. यानी आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद गुड बेकार हो गया, तो ये किसका नुकसान है? बायर का। If the good is destroyed after the agreement to sell but before the contract of sale, then the seller will bear the loss of goods. यानी अगर सेल होने से पहले है, अगर सेल होने से पहले है, गुड्स लॉस्ट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ही बेकार है आपका। जब गुड्स ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल काहे का हुआ? सेल हो जाने के बाद अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस्ट हो गया, तो फिर इट इज द लॉस ऑफ द बायर। और अगर अग्रीमेंट टू सेल किया है, तो अभी सेल किया नहीं था ना, बेचने वाले थे, अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, तो इन दैट केस इट विल स्टिल बी द लॉस ऑफ द सेलर, क्योंकि अभी भी वो किसकी प्रॉपर्टी थी? सेलर की। नेक्स्ट है आपका असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। प्राइस ऑफ गुड्स इज फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और द मैनर टू फिक्स द प्राइस मस्ट बी डिटरमाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फिक्स होता है। द प्राइस ऑफ गुड इज फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जो मैनर टू फिक्स द प्राइस है इट मस्ट बी डिटरमाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये डिटरमाइंड होना चाहिए कि किस तरीके से आप प्राइस को फिक्स कर रहे हैं। तो प्राइस या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए या फिर ये लिखा होना चाहिए कि कैसे करके आप डिटरमाइन करेंगे। इफ द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड एज अबव, इफ द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड एज अबव, देन बायर विल पे अ, अगर प्राइस फिक्स्ड नहीं है तो फिर बायर एक रीजनेबल प्राइस देगा। इफ इट इज अग्रीड बिटवीन पार्टीज टू सेल एट अ वैल्यू डिसाइडेड बाय थर्ड पार्टी, देन गुड्स मस्ट बी सोल्ड एज पर प्राइस डिसाइडेड बाय द थर्ड पार्टी। व्हाट डज इट मीन? अगर ये पार्टीज ने आपस में अग्री कर लिया कि थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा,
तो थर्ड पार्टी जैसा बताएगा उस प्राइस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। वापस से प्राइस या तो आप फिक्स कर लो या तो मैनर बता दो प्राइस फिक्स करने का। अगर प्राइस फिक्स नहीं किया गया तो एक रीजनेबल प्राइस पे करो। अगर ये अग्री किया गया है कि वैल्यू जो है थर्ड पार्टी बताएगा तो थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा। अगर थर्ड पार्टी रिफ्यूज कर दे या फिर नहीं डिटरमाइन कर पाए प्राइस को तो फिर बायर शुड पे अ रीजनेबल प्राइस, आपको रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा अगर थर्ड पार्टी नहीं बता पाता है तो। क्लियर है बात? इस पॉइंट को ना ऊपर भी आप लिख सकते हैं, नीचे भी आप एक साथ इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट वापस है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बताओ। अगर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं हो पा रहा है तो मैनर बताओ कि कैसे करके आपको कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड करना है। अगर वो भी नहीं हो पाया तो एक रीजनेबल प्राइस दो, ठीक है। इफ द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड एज अबव द बायर विल पे अ रीजनेबल प्राइस। और अगर उन्होंने अग्री किया है कि थर्ड पार्टी बताएगा तो फिर थर्ड पार्टी के हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। अगर थर्ड पार्टी भी नहीं बता पा रहा है तो फिर रीजनेबल प्राइस का ही ऑप्शन आपके पास बच जाता है। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्या है बताओ, अगला टॉपिक कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन क्या होता है? इट इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। It is essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to treat the contract as repudiated. इसका मतलब rise नहीं होगा, right होगा, right to treat the contract as repudiated. What does it mean? कि condition एक essential stipulation है, एक essential stipulation है, इसके बिना तो contract नहीं होगा। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे को एक ब्लैक पेन चाहिए, अगर आपने मेरे को ब्लू दे दिया तो वो तो मेरा एसेंशियल कंडीशन ही पूरा नहीं हुआ। एसेंशियल कंडीशन ही था कि क्या चाहिए हमको, ब्लैक चाहिए। तो एक एसेंशियल कंडीशन विच इज द मेन स्टिपुलेशन, इट इज अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब जो उसके साथ साथ में लिखा गया, इट इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। नेक्स्ट, हाँ तुम लोग क्या रेपुडिएटेड प्रैक्टिस कर रहे हो आपस में? नेक्स्ट सुनना, वारंटी क्या है? इट इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोलेटरल, जैसे हमने कहा पेन दे दो, ब्लैक पेन दे दो, इज अ कंडीशन की ब्लैक होना चाहिए और पेन होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर वो लिखने में अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, रुक जा रही है, अटक जा रही है, तो वो एक वारंटी है कि हाँ वो लिखने में भी ठीक ठाक हो। इट इज अ कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ ठीक ठाक होनी चाहिए। सो अ कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स द राइट टू क्लेम डैमेजेस, जैसे मान लीजिए वो अटक के चल रही है तो हमने उसको बदलवा लिया, ये एक ऑप्शन हो सकता है, या हमने उसको रिटर्न कर दिया, जो भी है, लेकिन इट इज अ कोलेटरल टू द मेन पर्पस। मेन हमारा पर्पस क्या था? मेन पर्पस था कि ब्लैक होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए। अब उसके अंदर में अगर कोई दिक्कत है तो इट इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। तो दो चीजें होती है, एक होता है वारंटी, एक होता है कंडीशन। कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स द राइट टू क्लेम डैमेजेस बट नॉट टू रिजेक्ट द गुड्स या रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। यानी रेपुडिएट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते या गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको रिटर्न करके वापस सही करवा सकते हो, डिफेक्ट को सही करवा सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड, क्या डिफरेंस है कंडीशन और वारंटी के बीच? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी? अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, while a warranty is a stipulation which is collateral to the main purpose of contract. Effort नहीं है, effect है. Effect of breach. It gives the right to repudiate the contract, लेकिन it will give the right to claim damages only. इसको आप लिख सकते हैं वाइस वर्सा। क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं? यस, क्योंकि ब्रीच ऑफ, अगर कंडीशन खत्म हो गई तो वारंटी का क्या ही करना है,
और अगर वारंटी खत्म हो गई तो उसको आप ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। When breach of a condition may be treated as breach of warranty। कब हम breach of condition को breach of warranty मान सकते हैं? यानी कंडीशन ब्रीच हुआ लेकिन हम वारंटी मान रहे हैं। ऐसा दो केसेस में हो सकता है, अगर बायर वेव्स ऑफ अ कंडीशन और ट्रीट्स द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। जहां पर बायर जो है वो खुद से वेव ऑफ कर दे कंडीशन को, जहां पर बायर जो है वो खुद से वेव ऑफ कर दे कंडीशन को या ट्रीट करे ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। बायर खुद कह रहे ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमने ब्लैक मांगा था ब्लू दे दिया, चलो कोई बात नहीं। तो इन दैट केस बायर वेव्स ऑफ अ कंडीशन, या वो खुद ही कहता है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, हमने से फॉर एग्जांपल कुछ प्रिंटिंग करवाया और प्रिंटिंग के अंदर में जो हमारी किताब थी हमने कहा था कलर्ड करना, उसने ब्लैक एंड वाइट कर दिया। अब उसने ब्लैक एंड वाइट कर दिया तो हमारा तो एक तरीके से मेन पर्पस ही था कलर्ड करना। हमने कहा चलो अच्छा ब्लैक एंड वाइट कर दिया, लेकिन पैसा तुमको काट के देंगे फिर हम, तो तुम्हारा ब्लैक एंड वाइट का बन रहा है उसका भी हम कम देंगे पैसा। क्यों भाई, हमको नुकसान हो रहा है, तो बस हम तुम्हारा नुकसान ना हो इसलिए हम उसकी भरपाई कर दे रहे हैं। होता है ना ऐसा। तो इट इज़ ट्रीटिंग द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। तो यू कैन क्लेम डैमेजेस, you can claim damages when a contract of sale is not severable। अगर मान लो दो गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया ए और बी, हाँ चलो जैसे मान लो हमने कहा था वही बुक मेरे को चाहिए था और बुक हमको चाहिए था स्पाइरल बाइंडिंग। हमने कहा बुक मेरे को प्रिंट करके दो और लैमिनेटेड कवर में दो, जैसा हम आप लोग को बुक प्रोवाइड कराते हैं मान लो प्रॉपर कवर में। तो बुक मेरे को दो कवर के अंदर में, ठीक है, हार्ड बाइंडिंग में जैसे किताब छपती है। और उसने क्या किया, स्पाइरल बाइंडिंग करके दे दिया। अब मेरे को बुक तो चाहिए थी लेकिन उसकी बाइंडिंग्स हमको समझ में नहीं आई थी। हमको बुक चाहिए थी प्रिंटेड और वो सही बाइंडिंग में चाहिए थी। अब बुक तो चाहिए थी लेकिन हमको स्पाइरल में नहीं, हमको हार्ड बाइंडिंग में चाहिए थी, दफ्ती वाली बाइंडिंग में चाहिए थी। तो इन दैट केस क्या है, क्या दोनों सेवरेबल हैं? हम ऐसा कर सकते हैं बुक निकाल के रख लेते हैं और उसकी बाइंडिंग उसको लौटा देते हैं? नहीं, इट इज़ नॉट सेवरेबल। तो जहाँ पे दो गुड्स हैं जो कि सेवरेबल नहीं है, तो अगर आप एक एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको दूसरा भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बस आप उसको क्या कह सकते हो कि देखो भैया किताब तो तुमको लौटा नहीं सकते क्योंकि हमको चाहिए किताब। तो इन दैट केस हम उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेते हैं। तो हम डैमेजेस क्लेम कर लेंगे। हम कहेंगे देखो हम तुमको 50 रुपये बाइंडिंग का देने वाले थे, हम तुमको 10 ही रुपये देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल, यानी अलग अलग नहीं कर सकते, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ द ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बताओ? एक्सप्रेस कंडीशंस और इम्प्लाइड कंडीशंस। एक्सप्रेस कंडीशन और इम्प्लाइड कंडीशन दो प्रकार की कंडीशंस होती हैं, एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कंडीशंस, दोज कंडीशंस which are agreed between the parties at the time of contract and are expressly provided in the contract। those conditions which are agreed between parties at the time of contract and are expressly provided in the contract, यानी वो कंडीशंस जो कि अग्री किए गए हैं बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी हम लोगों ने आपस में पहले ही तय कर लिया था बोल करके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड क्या हो गया? दोज कंडीशंस विच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी ये प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है। प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है। प्रिज्यूम्ड बाय लॉ का मतलब ये पहले से हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ये कंडीशंस तो रहेंगी ही रहेंगी। भाई तुम मेरे को बेच रहे हो तो ये तो मान के चलेंगे ना कि तुम उसके मालिक हो, कि तुम पता चला उठा के ताजमहल बेच दोगे। तो इट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो एक्सप्रेस तो हम लोग आपस में बैठ के कुछ भी बना सकते हैं, वो तो हमको सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं ना बताएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो लॉ है, ये हमको क्या बताएगा? इम्प्लाइड कंडीशंस। तो फॉलोइंग आर implied
कंडीशंस, कम ऑन एवरीबॉडी, फॉलोइंग आर इम्प्लाइड कंडीशन। सबसे पहले इम्प्लाइड कंडीशन कौन सी है? अब देखो तुम लोगों को केस स्टडी आती है, केस स्टडी के अंदर में कोई सा भी एक कंडीशन आ सकता है, बोलो यस और नो। तो आपको उस कंडीशन में क्या लिखना है वो वर्ड टू वर्ड इसी में से याद कर लो, और जब भी कोई प्रोविजन पूछे उसको वर्ड टू वर्ड छाप दो, समझे? जैसे सबसे पहला क्या है, कंडीशन एज टू टाइटल। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। In case of sale, the seller must have the right to sell the goods. He must be its bona fide title owner, and in case of agreement to sale, he must have the right to sell the goods at the time when the property is to pass. अगर सेल है तो अभी आप ओनर होने चाहिए, अग्रीमेंट टू सेल है तो जब सेल का समय आए उस समय आप उसके ओनर होने चाहिए। दिस इज कंडीशन एज टू टाइटल। सेल बाय सैंपल, अगर आप सैंपल दिखा करके कुछ बेच रहे हैं, देन द गुड्स, हाँ, द बल्क शुड कोरस्पॉन्ड टू द सैंपल, ठीक है। द बुक मस्ट कोरस्पॉन्ड टू द सैंपल इन अ वही हम सोच रहे थे, बुक कहां से आ गया। द बल्क मस्ट कोरस्पॉन्ड टू द सैंपल इन क्वालिटी। The buyer should have reasonable opportunity of comparing the bulk with sample, ठीक है। नेक्स्ट, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो हम ये मान के चलेंगे, अगर तुमने बोल दिया ऐसा है वैसा है, इसकी ये क्वालिटी है वो क्वालिटी है, तो वो जैसे जैसा आपने डिस्क्रिप्शन दिया उससे मैच करना चाहिए। सो इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन इट इज प्रिज्यूम्ड कंडीशन दैट द गुड्स शेल correspond to the description by seller. It is to be determined whether the buyer has purchased the goods by relying on the description made by seller. If the buyer has purchased the goods not by relying on the description, then the contract can be repudiated, even if the goods do not match with the description. जैसे मैंने तुमको बोला, अरे आपको पता है उस गुड के अंदर में ना डबल लेयर में पैकेजिंग है, ठीक है, और आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, डबल लेयर हो सिंगल लेयर पैकेजिंग, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। अब आपके पास में वो गुड्स पहुंचा, उसमें डबल लेयर में पैकेजिंग नहीं थी, तो क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपने उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर रिलाय होकर के गुड्स को नहीं खरीदा। लेकिन हमने आपसे कहा कि देखो वो गुड जो है मान लो मेटल का बना हुआ है, बट आपके पास जब वो पहुंचा तो आपने देखा कि उसके अंदर में मेटल नहीं था, वो फाइबर था, ठीक है। तो इन दैट केस क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसी चीज़ के ऊपर रिलाय करके उसको लिया, ठीक है। हमने कहा कि देखो भाई, ये हम आपको एक बाइक दे रहे हैं, इस बाइक वाला, क्योंकि आपका एक और भी एग्जांपल दिया रहता है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। मान लो मैंने आपसे कहा कि हम आपको ये एक लैपटॉप दे रहे हैं, इस लैपटॉप की स्क्रीन 16 इंच है, 15.6 इंच होती है, तो 15.6 इंच है, आपने वो ले लिया, ठीक है। हमने आपको बैग में करके दिया था तो आपके पास इंस्पेक्शन का मौका नहीं था, और आपने जब देखा तो फिर वो 15.6 इंच नहीं था, वो 14 इंच का लैपटॉप था। तो क्या मेरे डिस्क्रिप्शन से वो टैली किया? नहीं। आपने इसी डिस्क्रिप्शन के ऊपर रिलाय होकर के लिया था कि हाँ ये 15.6 इंच का होगा, हाँ, तो अगर आपने इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर रिलाय होकर के लिया था तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिपुडिएटेड। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता था इस बात से कि वो कितना बड़ा लैपटॉप है, तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिपुडिएटेड। नेक्स्ट क्या है बताओ? सेल बाय सैंपल एज वेल एज, अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों का यूज किया है तो दोनों से ये मैच करना चाहिए। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर who deals in a good of that description, there is an implied condition that it should be of merchantable quality. Merchantable quality means quality and condition as a man of ordinary prudence would expect in goods of that description. यानी आम तौर पे जिस तरीके का वो गुड्स होना चाहिए, जैसे से फॉर एग्जांपल आपने एक मिक्सी खरीदी, आप मान के चलेंगे कि उस मिक्सी के अंदर में मसाले पिस जाने चाहिए। अगर आपने लेट मी टेक सम अदर एग्जाम्पल, कोई और किसी चीज़ का एग्जाम्पल लो, जैसे कार। अगर मान लीजिए आपने कार खरीदा है, कोई पर्टिकुलर कार खरीदी है, उसमें
लिखा हुआ है, या चलो ठीक है कार ही खरीदी है, तो आप मान के चलेंगे कि अगर वो 4 सीटर कार है या 5 सीटर कार है, 5 सीटर कार है तो उसमें 5 लोग अगर बैठे तो वो कार चल जानी चाहिए, यस और नो। अब ऐसा पता चला कि वो कार इतनी कमज़ोर है कि वो 5 लोग बैठने पे चल ही नहीं पा रही, तो मर्चेंटेबल क्वालिटी नहीं है ना उसकी, तो इट शुड बी एज पर द डिस्क्रिप्शन, या फिर एज इट शुड बी एक्सपेक्टेड बाय अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जैसा एक आम समझदारी वाला इंसान उसको एक्सपेक्ट करता है वैसा होना चाहिए। When goods are purchased from a seller by description from a seller who deals in goods of that description, there is an implied condition that it should be of merchantable quality. Merchantable quality means such quality and condition as a man of ordinary prudence would expect in goods of that description. जैसा कि किसी भी ordinary prudence के इंसान से एक्सपेक्ट किया जाएगा उस क्वालिटी का वो होना चाहिए। Condition as to quality or ordinarily there is no implied condition as to quality or fitness of the goods for any particular purpose. However, there is a condition of reasonable fitness. If the buyer has made known to the seller the purpose of purchase, the buyer has relied upon the skill of the seller to select the best goods, या the seller has been ordinarily dealing in those goods. वापस से एक कंडीशन है रीजनेबल फिटनेस की, ऑर्डिनरली देयर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, आप लोगों ने भी देखा होगा केस स्टडीज़ में, नहीं देखा तो फिर देखना, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, जिसमें आपसे कहा जाएगा कि हम आपके पास गए थे, हमने आपसे कहा कि मेरे को, इसमें तुम लोगों ने केस स्टडी भी पढ़ा था ना, केस स्टडी कौन सा था, नाम दिमाग से उतर गया, हाँ प्रीस्ट वर्सेस लास्ट पढ़ा था ना, कि अगर हम आपके पास गए, हमने आपसे कहा कि मेरे को गर्म पानी रखने के लिए बॉटल चाहिए, आप बॉटल्स बेचते थे, तो अगर आपने मेरे को बॉटल दिया जिसमें गर्म पानी नहीं रखा जा सकता है तो यू डील इन गुड्स ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन, और हमने आपको अपना पर्पस बता दिया था और हम आपके ऊपर रिलाई कर रहे थे। 3 बातें, द सेलर डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, आप बॉटल बेचते हो क्या, हाँ आप हॉट वाटर बॉटल बेचते हो, मैंने आपको बता दिया था कि मेरे को हॉट वाटर रखना है, द बायर हैज मेड नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ इट्स परचेज, जो पर्पस है वो बता दिया था। तीसरा, द बायर हैज रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, हम रिलाई कर रहे थे भैया अपनी समझ से आप देख करके मेरे को ऐसा बॉटल दीजिए इसमें गर्म पानी रखा जा सके, आपने ये बॉटल निकाल करके दिया, तो देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। तो ऑर्डिनरली, अब जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए आप क्या कहेंगे, ऑर्डिनरली देयर इज नो कंडीशन एज टू quality or fitness for any particular purpose. However, there is a condition of reasonable fitness if the buyer has made known to the seller the purpose of purchase, the buyer has relied upon the skill of the seller to select the best goods, and the seller has been ordinarily dealing in those goods. Is this clear? Chaliye, okay. Okay. Yes. However, there is a condition of reasonable fitness if the buyer has made known to the seller the purpose of purchase, the buyer has relied upon the skill of the seller to select the best goods, and the seller has been ordinarily dealing in those goods. यानी जो बायर है उसने सेलर को अपना पर्पस ऑफ परचेज बता दिया है कि भाई हम इस पर्पस के लिए कर रहे हैं, द बायर हैज रिलाइड अपॉन द स्किल ऑफ द सेलर एंड the seller has been ordinarily dealing with these goods. The implied condition also does not apply when the goods are bought under a patent name या trademark. यानी अगर आप किसी पेटेंट नेम या ट्रेडमार्क के अंडर ले रहे हैं तो भी फिर ये इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई नहीं करती है। बेसिकली उसमें क्या हो जाता है कि अगर आपने किसी पेटेंट नेम या ट्रेडमार्क के अंदर लिया है तो वो जैसा उसमें लिखा हुआ है उस चीज़ से कंप्लाई करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी पेटेंट नेम या ट्रेडमार्क के अंडर ले रहे हैं तो वो उस क्वालिटी या उस ब्रांड
जो आपने ब्रांड अपना बताया है उससे वो चीज मैच करनी चाहिए। ठीक है, खैर इस लास्ट लाइन को इग्नोर करें तो ऊपर वाला आपको पूरा तक आ गया। कंडीशन एज टू होलसमनेस इन केस ऑफ ईटेबल्स द गुड्स शेल बी होलसम एंड नॉट हार्मफुल। इम्प्लाइड वारंटीज क्या क्या है? सबसे पहला है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। इसमें क्या होता है कि यू शुड गेट, द बायर शुड गेट अ क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टर्बेंस एज टू पोजीशन। वारंटी एज टू नन कंप्रेंसेस नहीं है, एनकम्ब्रेंस का मतलब उसके अंदर में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि गिरवी वगैरह रखा हो। नॉन एग्जिस्टेंस हम कह सकते हैं कि यहां पे होगा। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी, भैया आप समझिए, अगर इनकम्ब्रेंस रहेगा, इनकम्ब्रेंस रहेगा तो भी प्रॉपर्टी तो आप ही की है, ओनरशिप तो आप ही का है, बस आपने उसको गिरवी रखवा दिया है। कागज हो सकता है आपके पास हो या आपने दे दिया हो, लेकिन आपके पास फिर भी और भी कागज हो सकते हैं ना, उसकी कॉपीज हो सकती हैं। तो अगर आप किसी को बेच रहे हैं तो आप ये मान करके चलेंगे कि वो किसी के पास गिरवी नहीं रखा है। ठीक है, देयर हैज टू बी अ वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। आप बेचने के बाद उसमें अलग अलग तरीके की दिक्कतें नहीं लगा सकते। एंड देयर हैज टू बी वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ क्या? encumbrances. There should not be any encumbrance. The good being sold should be free from any charge या encumbrances. Next is warranty as to quality or fitness by usage of trade. The goods must be of reasonable fitness. Although it is not the duty of the seller to disclose all the defects in the goods. जो goods हैं वो एक reasonable fitness के होने चाहिए। It is not the duty of the seller to disclose all the defects in the goods. ठीक है, ये सेलर की ड्यूटी नहीं है कि सारे के सारे गुड्स को जो डिफेक्ट है उसको डिस्क्लोज करे। ठीक है, द रूल ऑफ केवियट टेम्पेटर, लेट द बायर बिवेयर ऑफ इट अप्लाइज। तो आप समझो, हम एक साड़ी बेच रहे थे, उस साड़ी के अंदर में से फॉर एग्जांपल कुछ जगहों पे छोटे छोटे छेद थे। ठीक है, लेकिन हमने आपको पूरी साड़ी दिखाई, उसके बाद अगर आपने लिया है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट एक रीजनेबल फिटनेस उसमें हम लोग फिर भी मान करके चलेंगे। अब जैसे साड़ी की क्वालिटी एकदम ही कमज़ोर थी, एकदम ही खराब क्वालिटी का था, तो देयर इज नो क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। द गुड्स मस्ट बी ऑफ रीजनेबल फिटनेस, ऑल्दो इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज ऑल द डिफेक्ट्स, लेकिन द रूल ऑफ केवियट टेम्पेटर विल अप्लाई टू इट, यानी बायर हैज टू लुक आफ्टर इट, बट स्टिल एक रीजनेबल फिटनेस। देखो दोनों बात कह रहा है, एक रीजनेबल फिटनेस होनी चाहिए, अदरवाइज इन जनरल तो क्या अप्लाई करता है? लेट द बायर बिवेयर। तो अगर हमने तुमको गुड्स डिस्प्ले किया, तुमने देखा, देख करके जांच पड़ताल करके ले गए, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन अगर तुमने जानबूझ करके उसको छुपाया, उस डिफेक्ट को जानबूझ करके उस डिफेक्ट को छुपाया और छुपा करके फिर तुमने उसको धीमे से सल्टा दिया हमको, और वो रीजनेबल फिटनेस नहीं निकला, तो इन दैट केस द सेलर शेल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, उसको उन गुड्स को बदलना पड़ेगा। डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स इफ द गुड्स बीइंग सोल्ड मे बी ऑफ हार्मफुल नेचर, may be harmful, the nature of goods should be disclosed to the buyer. Caveat emptor का मतलब क्या होता है? Let the buyer beware. The seller is not responsible for the bad choice of the buyer. If the goods turn out to be defective, the seller can't be held liable. The seller is not bound to disclose all the defects in the goods being sold. तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ऊपर मैंने आपको एक बताया था क्या? कंडीशन इज टू क्वालिटी और फिटनेस। दूसरा ये है, बताओ क्या? केवियट एम्पेटर। इसके ऊपर भी केस स्टडी आएगी, तो आपको देखो कैसे करके लिखना होता है कि द गिवन केस स्टडी डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ केवियट एम्पेटर। केवियट एम्पेटर मींस लेट द बायर बिवेयर, द सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड चॉइस ऑफ द बायर। अगर गुड्स डिफेक्टिव हो भी जाए तो सेलर कांट बी हेल्ड लायबल, द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज ऑल द डिफेक्ट्स इन द गुड्स बीइंग सोल्ड। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये भी आपको याद रखना है।
पहला एक्सेप्शन क्या है, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। ठीक है, ये वही ऊपर वाला पॉइंट हो गया। इसी के ऊपर केस स्टडी है क्या, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। प्रीस्ट परचेज अ हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम अ केमिस्ट। लास्ट P asked L whether it would withstand boiling water. L ने कहा yes, बाद में वो बॉटल बर्स्ट हो गया, तो इन दैट केस क्या P और P की वाइफ इंजर हो गई, तो क्या उसके लिए L लायबल होगा? yes, L उसके लिए लायबल होगा। सेल बाय सैंपल अगर कर रहा है देन द सेल मस्ट द बल्क मस्ट कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल। सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन है तो दोनों से, सेल बाय डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन से। गुड्स सोल्ड अंडर अ पेटेंट या ब्रांड नेम, तो अगर पेटेंट या ब्रांड नेम के अंडर में अगर बेचा गया है तो उस पेटेंट या ब्रांड नेम जैसा होना चाहिए। गुड्स शुड बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी दैट अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस शुड एक्सेप्ट इट। एक मर्चेंटेबल क्वालिटी का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कार है, अब कार है उसके अंदर में 4-5 आदमी की अगर सीट है तो 4-5 आदमी बैठ के आराम से चल सके, एक थोड़ा रिस्पेक्टेबल उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो it should be of a merchantable quality. Next, trade usage. The goods may be presumed to be fit for a particular purpose by usage of trade and जैसे अगर वो ये मिक्सर है तो उसमें मिक्सिंग का काम, पीसने का काम होना चाहिए। And where the seller conceals a defect, the buyer may repudiate the contract. This is also important. जहाँ पे अगर वो conceal कर रहा है, डिफेक्ट को छुपाया, तो फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते। जैसे मैंने कहा कि वो साड़ी में अगर छेद है और अगर उसको छुपाया गया, छुपा करके तुमको बेच दिया गया, देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्या, रेपुडिएटेड। तो ये पॉइंट याद रखना, वेयर अ डिफेक्ट इज बीइंग कंसील्ड, छुपाया गया है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट बन जाता है, देन द कॉन्ट्रैक्ट में बी क्या, रेपुडिएटेड। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? कम ऑन प्लीज कंफर्म। नेक्स्ट क्या है बताओ? अनपेड सेलर। एक सेलर को अनपेड सेलर कब मानेंगे? व्हेन द होल और पार्ट ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैज एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। यानी या तो पूरा नहीं दिया या फिर एक पार्ट नहीं दिया और सेलर के पास एक इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर प्राइस है। व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज अ कंडीशनल पेमेंट and the condition has not been fulfilled due to dishonor या otherwise। यानी एक बिल ऑफ एक्सचेंज या एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव हुआ एज अ कंडीशनल पेमेंट, लेकिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर नहीं हुआ, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो दो केसेस में, जब पूरा या एक पार्ट पेमेंट नहीं मिला या फिर जो मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज मिला था वो क्या हो गया, डिसऑनर। रुकिए 2 मिनट बैठाइए। नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ अनपेड सेलर। क्या क्या राइट्स होते हैं इनके पास में, क्या क्या राइट्स होते हैं इनके पास में? सबसे पहला है आपका क्या, राइट ऑफ लीन, फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और फिर क्या है, राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या हुआ, कब्जे में करके रखना। भैया पैसा नहीं मिला है तो लीन एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले। अगर तुमको डिलीवर कर दिया, हमने कैरियर में डाल दिया, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और जब तक राइट ऑफ लीन होता है बेसिकली तभी तक, या वापस अगर कब्जे में ले लिया, पोजीशन जब रहता है तभी हमारे पास क्या रहता है, राइट ऑफ रीसेल। यस, ओके, वेरी गुड, राइट ऑफ रीसेल। तो राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, द सेलर has the right of withholding delivery. This right shall be coextensive with other rights जैसे right of lien, stoppage in transit and resale। तो अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया है तो डिलीवरी ही विथहोल्ड कर देंगे, यानी डिलीवरी ही रोक देंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेंगे। और अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो आपके पास ये 3 राइट्स हैं, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब सेलर अनपेड है एंड सेलर हैज नॉट पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, व्हेन देयर इज नो स्टिपुलेशन एज टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट, उधार की कोई बात नहीं थी, व्हेन देयर इज अ स्टिपुलेशन एज टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट बट द क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, या फिर व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट।
तो जब तक हमको एक और इसमें एक एसेंशियल पार्ट है कि द सेलर हैज़ दी यहाँ पे एक और पॉइंट होना चाहिए कि द सेलर हैज़ क्या, पोजेशन ऑफ गुड्स। सेलर के हाथ में क्या है, पोजेशन ऑफ गुड्स है। तो राइट ऑफ लीन तभी तक रहता है जब तक हमारे पास क्या रहता है, पोजेशन। पार्ट डिलीवरी, व्हेन द डिलीवरी ऑफ गुड्स हैव बीन मेड इन पार्ट, द राइट ऑफ लीन में बी एक्सरसाइज्ड ऑन द रिमेनिंग गुड्स व्हिच हैव नॉट बीन, यानी अगर पार्ट डिलीवरी किया गया है तो राइट ऑफ लीन उस रिमेनिंग पार्ट के ऊपर हम चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, राइट ऑफ लीन कब खत्म हो जाएगा, जैसे ही हम गुड्स को कैरियर में डाल देंगे तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू हो जाएगा। तो व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द कैरियर, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर या एनी एजेंट या बेली ऑफ द बायर, या फिर सेलर खुद से वेव ऑफ क्या कर दे, राइट ऑफ लीन। वो खुद कह दे कि हम कब्जे में नहीं लेंगे, या हम किसी और को डिलीवर कर दे, कैरियर को डिलीवर कर दे, या फिर बायर के एजेंट या बेली को डिलीवर कर दे, किसी को भी दे दिया तो मेरा राइट ऑफ लीन खत्म हो गया। यानी छीन नहीं सकते, कब्जे में करके उसको रख सकते हैं। जैसे एक अकाउंटेंट ने तुम लोगों ने पढ़ा था, और हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल था, एक अकाउंटेंट ने बुक्स को अपना कब्जे में करके रख लिया कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक तुमको बुक्स नहीं देंगे। लेकिन वो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाला था, उसमें वो पेमेंट वाला था, ठीक है, सॉरी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला था। तुम लोग समझ गए थे ना। नेक्स्ट क्या बताओ, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। जस्ट 5 मिनट्स ब्रेक। हाँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लीन जब खत्म होता है तो क्या शुरू होता है बताओ, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अच्छा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या होता है, द सेलर डज नॉट हैव द पोजीशन ऑफ गुड्स, गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ कैरियर, इट मस्ट नॉट बी डिलीवर्ड टू द बायर और हिज एजेंट या बेली, द बायर मस्ट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड द सेलर इज क्या, स्टिल अनपेड। टर्मिनेशन ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कब खत्म हो जाएगा ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट, द स्टॉपेज इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड व्हेन द गुड्स आर नॉट इन ट्रांजिट, it comes to an end when the goods are not in transit, thus the right of stoppage in transit terminates if, कब terminate हो जाएगा, the goods are delivered to the carrier या buyer or an agent of the buyer or bailey on behalf of buyer। जो goods हैं वो डिलीवर कर दिए गए हैं कैरियर को या बायर को, या फिर एक एजेंट ऑफ द बायर को, या बेली ऑन बिहाफ ऑफ द बायर को। तो अगर गुड्स डिलीवर कर दिए गए तो हमारा राइट ऑफ स्टॉपेज खत्म। राइट ऑफ स्टॉपेज क्या होता है कि वो गुड्स जा रहे हैं, हमने उसको रुकवा लिया उसके डिलीवरी को, लेकिन अगर डिलीवरी हो गई तो अब हम राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बायर टेक्स द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बिफोर अराइवल एट द डेस्टिनेशन, वेयर द कैरियर wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, where the carrier wrongfully refuses to deliver goods to the buyer का मतलब हुआ कि अगर कैरियर गलती से अगर डिलीवर न करे या फिर wrongfully neglect कर दे, then in that case also the stoppage in transit will come to an end। हम गए वहाँ तक और वो कह रहे सामने वाला कि भाई हम बायर है, हमको दे दो, और उसने उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, मान लो सही तरीके से या तो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या जो भी था, सही आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, तो वेयर द कैरियर wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer। ट्रांजिट नहीं, हम गए बायर तक, ठीक है, या बायर हम तक आया, हमने बायर को मना कर दिया, तो वो ट्रांजिट में रोकने की ताकत सेलर के पास है, कैरियर के पास थोड़ी ना है। तो कैरियर के पास था, बायर उस तक गया, कैरियर वाले ने मना कर दिया, तब तक सेलर ने नहीं कहा था, कैरियर वाला खुद ही मना कर दिया, तो फिर दिस इज अगेन दिस टर्मिनेट्स द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, कैरियर हायर्ड बाय द बायर, यानी अगर ये कॉमा रहेगा बीच में, या तो गुड्स डिलीवर हो जाए बायर को या फिर उसके द्वारा हायर्ड कैरियर को।
Where the goods have been delivered in part to the buyer, the remaining goods may be stopped in transit unless such part delivery has been given in agreement to imply as full delivery. यानी अगर पार्ट डिलीवरी हो गई है तो रिमेनिंग पार्ट को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं until unless ऐसा लिखा हुआ है कि उसी पार्ट डिलीवरी को फुल डिलीवरी माना जाएगा। नहीं समझे? जैसे मान लो 3 पार्ट में डिलीवर करना था, 2 पार्ट कर दिया तो तीसरे पार्ट को रोक सकते हैं, लेकिन अगर ये ऐसा है कि 2 पार्ट कर दिया तो तीसरा पार्ट करना ही पड़ेगा। एक मशीन है, उसी के 3 हिस्से हैं, तो 2 पार्ट कर दिया तो तीसरा हिस्सा करना ही पड़ेगा ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको तीसरा पार्ट भी डिलीवर करना पड़ेगा। तीसरा वाला ये एक एक्सेप्शन हो गया। आमतौर पे अगर आपने एक पार्ट डिलीवर किया है तो बाकी पार्ट को हम लोग रोक सकते हैं। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड, कैसे करके एक्सरसाइज करेंगे? इट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम, या फिर नहीं, एंड by taking the actual possession of goods. When notice is given by seller to carrier, the carrier shall re-deliver the goods to the seller and expenses of re-delivery will be paid by the seller. यानी जब भी नोटिस दिया जाए किसको? seller to carrier. When the notice has been given by seller to carrier, the carrier shall re-deliver the गुड्स टू द सेलर। जो कैरियर है वो गुड्स को वापस से क्या करेगा? रीडिलीवर, वापस से रीडिलीवर कर देगा। एंड द एक्सपेंसेस ऑफ रीडिलीवरी विल बी पेड बाय द सेलर। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्या इनके बीच में डिफरेंस है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। राइट ऑफ लीन का मेन पर्पस क्या है? टू रिटेन द पोजीशन। राइट ऑफ स्टॉपेज का क्या है? टू रीगेन द पोजीशन। रिटेन और रीगेन में अंतर है ना, एक में अपने पास रखें, एक में वापस ले लें। व्हेन अवेलेबल, राइट ऑफ लीन तब अवेलेबल होता है व्हेन देयर इज नो स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट या क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, या फिर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। ये केवल कब होता है? राइट ऑफ स्टॉपेज तभी होता है when the buyer has been declared. It is only and only when the buyer has been declared insolvent, no other case. No other case right of stoppage can be exercised. राइट ऑफ लीन तब भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो अगला पैसा नहीं दे रहा तो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर लो। कैरियर के पास चला गया तो पैसा नहीं दे रहा तो भैया कैरियर के पास चला गया तो चला गया। इंसॉल्वेंट हो गया तभी उसको रोक सकते हो। The seller should not have parted with the possession of goods, लेकिन यहाँ पे the goods have been delivered। ये कब खत्म होता है? राइट ऑफ लीन तब खत्म होता है when the goods are delivered to the carrier। ये तब खत्म होता है when the goods are delivered to the buyer या फिर is agent। राइट ऑफ लीन ends when the right of stoppage starts। right of stoppage in transit starts when the right of lien ends। हाँ, एक ही है, लेकिन एक के अंत पे दूसरे की शुरुआत है और एक की शुरुआत पे दूसरे का अंत है। वैसे ही करके डिफरेंस है तो है भैया, बस छापेंगे, नंबर लेंगे, बात खत्म। एक्सेप्शंस टू द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ लीन। When the goods have been disposed or sold by the buyer with the seller assent, the right of stoppage and liens come to an end. And when the goods have been transferred by way of document of title of goods and the buyer acquires the goods in good faith and for a value, then the unpaid seller loses its right to stoppage in transit and right of lien. What does it mean? Very, very important. Very, very important. Point number 1 पहले बहुत important है। When the goods have been sold off or disposed by the seller with the seller's assent, जैसे हमने आकर के तुमसे एक सामान खरीदा, हमने एक तुमसे सामान खरीदा और हमने जो तुमसे सामान खरीदा उसके बाद क्या हुआ कि किसी और को हमने बेच दिया। अभी मैंने आधा पैसा ही दिया था तुमको और हमने तुमसे पूछ करके कह रहे हम किसी और को बेचने को दिक्कत तो नहीं है। तुमने कहा अरे कोई बात नहीं, आपने ले लिया, आपकी ज़बान है, उतना आपका पैसा आएगा, काफ़ी है। होता है ऐसा, हमने किसी और को बेच दिया तो तुमसे असेंट ले करके मैंने किसी और को बेचा। अब हम तो आए नहीं पैसा वो गुड लेने के लिए, सामने वाला आ गया
कहा कि अरे वो अंकित सर ने मेरे को भेज दिया है, लाओ वो लैपटॉप दे दो मेरे को, खरीद लिया हमने। तो तुम कहते हो लेकिन अंकित सर ने तो पैसा दिया नहीं अभी। तो कहेगा हम क्या करें, दूसरा वाला जो है, हम क्या करें, हमने तो दे दिया पूरा पैसा, अरे लेकिन अंकित सर ने दिया नहीं, हम कैसे मान लें। तो सामने वाला क्या कहेगा, अब आप अंकित सर से समझो, ये हुआ हमारा, वो लैपटॉप उठाएगा और चल देगा, क्योंकि द गुड्स हैव बीन सोल्ड या डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बायर, आई वाज द बायर, हमने तुमसे खरीदा, with the seller's assent, and the right of stoppage in transit and the right of lien will come to an end. A very famous case study for it was Mount DF Limited versus J&J. इसके अंदर में क्या था, एक शिप में सामान रखा हुआ था, वो हमने सेलर की परमिशन से किसी और को बेच दिया, बायर ने किसी और को सेल कर दिया। अब वो बायर ने पैसा नहीं दिया था, लेकिन वो सामने वाला बंदा जाकर के अगर गुड्स क्लेम करता है तो उसको देना पड़ेगा। In such case you will lose the right to lien या right of stoppage in transit। या दूसरा है कि when the goods have been transferred by way of document of title, when the goods have been transferred by way of document of title and the buyer acquires the goods in good faith, the buyer acquires the good in, यानी बायर के पास वो गुड्स गुड फेथ में आया एंड फॉर अ वैल्यू, इट एक्वायर्स द गुड इन गुड फेथ and for a value, then the unpaid seller loses its right to stoppage in transit and right of lien। इसका मतलब हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर दिया, बायर ने उसको गुड फेथ में ले लिया और उसके बदले पैसा भी दे दिया, तो जो सेलर है उसके पास उसका राइट चला जाएगा। ये जैसे से फॉर एग्जांपल हमने आपसे एक बाइक लिया, हमने आपको उसका पैसा नहीं दिया, लेकिन वो बाइक हमने किसी और के नाम कर दिया और उसके बदले हमने उससे पैसा ले लिया, तो हम तो आकर के आपसे शायद नहीं क्लेम कर सकते थे, आप राइट ऑफ लीन मेरे अगेंस्ट एक्सरसाइज करते, लेकिन सामने वाले को हमने बेच दिया तो अब वो आपसे आकर के गुड्स को क्लेम कर सकता है। यानी अगर ट्रांसफर हुआ है बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, इसके लिए ऐसे समझो, टाइटल ऑफ गुड्स तो आप समझते ही हो ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जैसे वही वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट, बिल ऑफ लीडिंग, याद है, शेयर वारंट। तो अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट के बदौलत अगर ट्रांसफर हुआ तो डॉक्यूमेंट मेरे पास आया तो मेरा हो गया था, अब मैंने आपको उसके बदले का पैसा नहीं दिया था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट अब मैंने आपको दे दिया और आपने उसका पैसा मेरे को दे दिया है, तो आप जाकर के मेरा जो सेलर था उससे वो गुड ले सकते हो। हम नहीं ले सकते थे, लेकिन आप ले सकते हो। इसके एक्सेप्शंस ही सबसे जरूरी हैं स्टूडेंट्स, इसके एक्सेप्शंस ही सबसे जरूरी हैं। जैसे यहां पर कुछ पॉइंट्स रह गए, यहां पे आई थिंक कुछ पॉइंट्स रह गए, ये रहा, नहीं यहां पे भी नहीं है, यहां पे कुछ पॉइंट्स रह गए स्टूडेंट्स, गिव मी अ मिनट प्लीज। एवरीबडी प्लीज लिसन, ये एक पॉइंट है जो कि मेरा लिखवाना रह गया था आपके साथ में, लेकिन ये टॉपिक आप लोग ज़रूर से पढ़ना। अभी हम इसके ऊपर आएंगे अपने सीक्वेंस में। अभी हम आपको क्या सिखा रहे थे फिलहाल, अभी हम आपको क्या सिखा रहे थे, हम लोग कौन से सेक्शन पे थे, राइट ऑफ रीसेल पे थे ना हम लोग। तो ठीक है, अभी हम लोग राइट ऑफ रीसेल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग ये सारे टॉपिक्स पर आएंगे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने स्किप करा दिया है, इट इज सेल बाय नॉन ओनर्स, सेल बाय ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, यानी इवन दो यू आर नॉट एन ओनर बट स्टिल यू मे ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। आइए पहले इसको वापस से रिकैप करते हैं। अगला है आपका राइट ऑफ रीसेल। व्हेन द
when a seller has exercised its right of stoppage in transit या right of lien, it would want to resell the goods. This right is given by whom? Right of resale. But before resale, a notice must be served या given to the buyer. केस स्टडी पूछा जाएगा कि आपने गुड्स को कब्जा कर लिया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लिया, अब आप उसको सेल करना चाहते हैं तो क्या सेल कर सकते हैं? तो कहा जाएगा कि हाँ आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इट इज ओनली आफ्टर गिविंग अ नोटिस टू द बायर, बायर को नोटिस देने के बाद. When the goods are of perishable nature, then notice need not to be given regarding intention of resale. अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं है तो फिर नोटिस देने की, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिस दोगे उतने समय तो खत्म हो जाएगा गुड्स. तो अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के तो नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है. When the buyer is given notice of seller's intention to resell the goods, the buyer should be given a reasonable time to pay. एक रीजनेबल टाइम देंगे, भाई हफ्ता भर का समय दे रहे हैं, पैसा दे दो, नहीं तो हम उसको बेच देंगे किसी और को. After which the goods must be resold. But if the buyer is not given any notice, then the seller cannot recover any damages on resale and it can't retain the profits on sale of goods. If there is any profit, it must be given to the buyer. वाह, ये आपको पता है केस स्टडी के फॉर्म में एग्जाम में पूछा हुआ है. ऐसे ही करके था कि जैसे मान लो तुम्हारा 10,000 रुपये बकाया है, दिया नहीं तुमने, तो हमने तुम्हारा गुड्स उठा के बेच दिया, उसको बेचने से 12,000 रुपये आ गया. अब बताओ क्या ये 2,000 रुपया हम अपने पास रखेंगे या तुमको दे देंगे, जो कि देना पड़ेगा अगर हमने नोटिस नहीं दिया है तो. प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू द बायर. ठीक है, प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू द बायर. द अनपेड सेलर कैन नॉट रिटेन इट, वो उसको रिटेन नहीं कर सकता अपने पास. समझे कि नहीं समझे? और दूसरी चीज, अगर मान लो नुकसान में बेचा 7,000 रुपया, तो बाद बाकी 3,000 रुपये रिकवर कर सकता है? नहीं, वो भी रिकवर नहीं कर सकता अगर नोटिस नहीं दिया तो. यू कैन नॉट रिकवर योर लॉस, यू कैन नॉट रिकवर योर, आप लॉस को रिकवर नहीं कर सकते हैं. और साथ ही साथ प्रॉफिट का क्या? प्रॉफिट आपको देना पड़ जाएगा बायर को. तो नोटिस दे करके बेचो ना, नोटिस दे करके बेचो. नोटिस नहीं दे करके बेचा तो गलत है. Where an unpaid seller has exercised his right of lien or stoppage in transit, the seller need not give any notice of resale. The subsequent buyer acquires a better title. अगर right of lien या stoppage in transit को अगर exercise किया गया है तो हमको notice of resale देने की जरूरत नहीं. ठीक है. Where a right of resale was expressly reserved in a contract of sale, the goods may be resold without giving any notice. अगर हमने ऑलरेडी रीसेल का राइट रखा था कि पैसा नहीं दोगे तो रीसेल कर देंगे, तो भी हमको नोटिस देने की जरूरत नहीं. Where the property have not passed to the buyer, प्रॉपर्टी पास नहीं हुई तो फिर काहे की नोटिस? The seller holds the right of withholding the delivery of goods. उसको रीसेल भी कर सकता है, डिलीवरी को भी विथहोल्ड कर सकता है, तब तो उसके पास तमाम तरह का राइट है. ठीक है. तो दिस इज क्या? राइट ऑफ रीसेल. इसमें मेन टॉपिक जो आपको सीखना था वो कौन सा था? नोटिस का. नोटिस दिया तो क्या, नहीं दिया तो क्या. अच्छा, क्या क्या राइट्स, ये सब राइट्स थे एक अनपेड सेलर के अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द गुड्स, कि गुड्स को हम रिटेन कर लेंगे, लीन एक्साइज करेंगे, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लेंगे. अब ये राइट ऑफ अनपेड सेलर है अगेंस्ट द बायर. सबसे पहला क्या है? सूट फॉर प्राइस. प्राइस के लिए हम केस कर सकते हैं, लेकिन ये तभी अवेलेबल है व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर एंड बायर wrongfully neglects टू पे द प्राइस. और दूसरा, व्हेन द प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे एंड द बायर रिफ्यूजेस टू पे ऑन दैट डे. सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, जहां पे बायर wrongfully रिफ्यूज कर दे कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है गुड्स को या पे करे फॉर द गुड्स, द सेलर में sue him for price and claim damages also. सेलर जो है वो प्राइस के लिए भी sue कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम वापस से. अगर सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यानी अगर हमने सामने वाले को दिया और उसने एक्सेप्ट नहीं किया, when the buyer wrongfully refuses to accept the
गुड्स। तो सेलर कहेगा ना तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारा सामान तो सड़ गया, या हमारा सामान खराब हो गया, या आने जाने में टूट फूट गया, तो इन दैट केस द सेलर में sue him for price also and he may claim damages also। तीसरा, रेपुडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर द ड्यू डेट। अगर बायर रेपुडिएट कर दे कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर द ड्यू डेट, द सेलर में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड sue फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल बायर को वो गुड्स खरीदने थे, पहले उसने मना कर दिया कि अब हम तुमसे नहीं खरीदेंगे, तो इन दैट केस हम तो गुड्स बना के तैयार थे, हम तो वो गुड्स बना करके तैयार थे। ऐसा जनरली कब होगा? अग्रीमेंट टू सेल में। तो अगर आपने उसको ब्रीच कर दिया, पहली बार ने कहा अब हम नहीं खरीदेंगे जाओ, तो इन दैट केस द सेलर में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। वो पहले उसको कहेगा आप अगर गुड्स ही तैयार नहीं है तो वो एक अलग बात है, केस टू केस डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बायर यहाँ पे ब्रीच कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। टॉपिक क्या है? अनपेड सेलर। सेलर पीड़ित पार्टी है, बायर अत्याचार कर रहा है, समझ गए? नेक्स्ट क्या है बताओ? When there is a specific agreement between buyer and seller, the interest may be paid on delay in payment by the buyer. This interest will be calculated from the date notified for payment in the agreement. जहाँ पे एक स्पेसिफिक अग्रीमेंट हो किसके किसके बीच में? बायर और, तो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन डिले इन पेमेंट बाय द बायर। इंटरेस्ट कौन पे करेगा? बायर पे करेगा। ठीक है। राइट ऑफ बायर अगेंस्ट द, क्या क्या राइट्स हैं बायर के सेलर के अगेंस्ट? सबसे पहला सूट फॉर, अब ये उल्टा हो गया, पहले क्या था? सेलर अगेंस्ट द बायर, अब क्या है? बायर अगेंस्ट द सेलर। ये अनपेड सेलर वाला पॉइंट नहीं हो गया, अभी बायर के राइट्स आ गए। जैसे मान लीजिए सेलर ने गुड्स को डिलीवर नहीं किया या गलत गुड्स को डिलीवर किया, तो उस केस में क्या क्या रेमेडी है? सबसे पहला है सूट फॉर डैमेजेस फॉर व्हेन द सेलर रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स, द बायर में सूट फॉर, वो नॉन डिलीवरी के लिए एक केस फाइल कर सकता है कि आपने हमको गुड्स डिलीवर नहीं किया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कि भाई गुड्स जिसका हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हमको डिलीवर करो। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर आपने कोई वारंटी ब्रीच किया तो उसके लिए भी केस कर सकते हैं। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, इफ सेलर ब्रीचेस एनी कंडीशन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट देन द बायर हैज एन ऑप्शन टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, कॉल्ड एज क्या? एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगर सेलर ब्रीच कर दे किसी भी कंडीशन को रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, तो बायर के पास एक ऑप्शन होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे? रेपुडिएट कर दे बिफोर ड्यू डेट, एंड दिस विल बी कॉल्ड क्या? एंटीसिपेटरी। एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, द बायर कैन क्लेम फॉर इंटरेस्ट इफ गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड द कंसिडरेशन हैज बीन पेड। वापस से आपके पास 5 तरह के राइट्स हैं, 5 तरह के राइट्स हैं। अच्छा, सूट फॉर इंटरेस्ट ये बायर कब करेगा? बायर कब करेगा? बायर को तो पैसा मिलना नहीं था, लेकिन बायर ने अगर एडवांस में पैसा दे करके रखा हुआ है, गुड्स नहीं मिले, तो कहेगा ना मेरा इंटरेस्ट का लॉस हुआ, तब वो करेगा सूट फॉर इंटरेस्ट। अगर सेलर ने ब्रीच कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करेगा। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एंड सूट फॉर डैमेजेस फॉर, तो एक हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डैमेजेस, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, एंड सूट फॉर इंटरेस्ट। क्लियर है यहां तक की बात? ये सब किसके पास राइट्स हैं? बायर के पास। किसके अगेंस्ट? ऊपर वाले ये राइट्स किसके थे? प्राइस के लिए, और डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट। ये बताओ कौन कौन सा कॉमन है? हम तो देखो कॉमन सर्च करते हैं क्योंकि बाद में जाके कंफ्यूजन होती है। कौन कौन सा कॉमन है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉमन है? हाँ, क्या ऊपर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है? नहीं है। क्या सूट फॉर डैमेजेस दोनों में कॉमन है? सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी नहीं, ये तो केवल कौन करेगा? बायर। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, सूट फॉर इंटरेस्ट। अब इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और वारंटी का राइट है, और यहाँ पे
डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, रेपुटेशन, ये हो गया रेपुटेशन का, ये हो गया इंटरेस्ट का, और ये क्या हो गया नॉन एक्सेप्टेंस का। ठीक है, यहाँ पे जैसे है नॉन डिलीवरी, यहाँ पे क्या है नॉन एक्सेप्टेंस, और ये एक अलग सा पॉइंट है क्या सूट फॉर प्राइस। तो ये आपको याद रखना है कि क्या क्या राइट्स हैं बायर के पास सेलर के अगेंस्ट और सेलर के पास बायर के अगेंस्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताओ, ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल से पहले आपको बुक का ये वाला पॉइंट पढ़ा देते हैं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय होम, नॉन ओनर्स। देखो इसमें सबसे पहला क्या है, देखो नॉर्मल केस ये होता है, नॉर्मल केस ये होता है कि नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, व्हाट मीन्स दैट नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। जो आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते। तो किसी भी गुड को सेल करने का राइट उसके ट्रू ओनर के पास ही होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे एक मर्केंटाइल एजेंट भी गुड्स को सेल करने की अथॉरिटी रखता है कि नहीं रखता है, हालांकि वो मालिक नहीं है लेकिन उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है कि वो भी चाहे तो गुड्स को सेल कर सकता है। तो सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, ये सब किसके एक्सेप्शन से बताओ, इसी मैगजीन के, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, यानी दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सेल बाय नॉन ओनर। ये मालिक नहीं है फिर भी गुड्स को बेच सकते हैं। तो ये बताओ इनका सेल भी इफेक्टिव माना जाएगा? हाँ, बाद में वो कह सकते हैं कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, सेलर कह सकता है कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, तो एजेंट था, नहीं आपको मानना पड़ेगा। अ सेल मेड बाय मर्केंटाइल एजेंट फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स वुड पास अ गुड टाइटल टू द बायर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अगर वो गुड्स किसके पोजीशन में थे, किसके पोजीशन में थे, मर्केंटाइल एजेंट के, with the consent of the buyer, with the consent of the seller, सेलर के कंसेंट से वो गुड्स किसके पास होने चाहिए, बायर के पास, या वो डॉक्यूमेंट बायर एजेंट के पास होना चाहिए। दूसरा, इफ द सेल वॉज मेड बाय हिम एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा था, मर्केंटाइल एजेंट के पास पोजीशन था, किसकी मर्जी से, सेलर की मर्जी से, एंड द बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ, no notice of the fact that the seller has no authority to sell, यानी इसके पास कोई ऐसा नोटिस नहीं था कि अरे वो तो मर्केंटाइल एजेंट, इसके पास अथॉरिटी नहीं है। यानी उसने बेचा गुड्स, जैसे मान लो मेरे पास तुम्हारा कुछ सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे पास तुम्हारा कुछ सामान पड़ा हुआ है, तुम्हारी अथॉरिटी से पड़ा हुआ है। हम आमतौर पे गुड्स बेचते हैं, उस वाले गुड्स के लिए तुमने मेरे को अथॉरिटी नहीं दिया था, आमतौर पे हम गुड्स बेचते हैं, और तुम आए, तुमको नहीं पता था मेरे पास जो तुमने अभी अभी दिया है उसको सेल करने की अथॉरिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई और पर्सन आया, उसको नहीं पता था कि तुम्हारे इस वाले गुड को सेल करने की अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, तुम्हारी कार्स मेरे पास पड़ी रहती थी, ठीक है, और उसमें से एक कार हमने उठा करके बेच दी, हालांकि उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए भले मेरी अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेरे पास अथॉरिटी रहती है। तो इन दैट केस अगर हम उसको बेच भी देते हैं तो भी उसको एक वैलिड सेल माना जाएगा। आप समझो, यहाँ पे कहा जा रहा है मर्केंटाइल एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर, फिर से समझाएं, समझ में आया तुम लोगों को? यानी मर्केंटाइल एजेंट भले ही उसके लिए स्पेसिफिकली ऑथराइज नहीं था, लेकिन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर वो ऑथराइज है और वो उसके पास उस गुड्स का पोजीशन है और सामने वाला एक बोनाफाइड बायर है, he did not have the knowledge, the buyer has acted in good faith, and at the time of contract of sale no notice of the fact that the seller has no authority to sell, ठीक है, then it can be sold by a mercantile agent also। अच्छा, अगर कोई जॉइंट ओनर है, जॉइंट ओनर है तो आमतौर पे दोनों ही ओनर्स की परमिशन लगेगी। इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर ऑफ द गुड्स हैज द सोल पोजीशन ऑफ देम बाय द परमिशन ऑफ द ओनर, दोनों में से किसी एक के पास उसकी पूरी पोजीशन है। देखो हर एक केस में पोजीशन बहुत जरूरी है। जो नॉन ओनर बेचेगा उसके पास क्या होना चाहिए, दो कंडीशन याद रख लो, पूरा तुम मतलब 50% तो बैठा ही दोगे वहां पे। दो कंडीशन उसका याद रख लो कि जो नॉन ओनर है उसके पास पोजीशन होनी चाहिए
और सामने वाले बायर ने उसको बोनाफाइड या गुड फेथ में लिया है विदाउट हैविंग द नॉलेज दैट द सेलर डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू सेल इट। तुमको ये नहीं पता था कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है और मेरे पास उस गुड्स का पोजीशन था, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, जॉइंट ओनर, जॉइंट ओनर में से किसी एक ओनर के पास अगर पोजीशन है, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन हु बाइज फ्रॉम सच जॉइंट ओनर in good faith and has not at the time of contract of sale noticed that the seller has no authority to sell. Sale by a person in possession under voidable contract. A buyer would acquire a good title to the goods sold to him by a seller who had obtained possession of these goods under a contract voidable on the grounds of coercion, fraud, misrepresentation या undue influence, provided that the contract had not been rescinded until the time of sale. यानी say for example अगर मेरे पास कोई गुड्स थे जो कि तुमने धोखाधड़ी में बेचे थे, it is a voidable contract, it is a, लेकिन हमने उसको void नहीं किया, हमने किसी और को बेच दिया। तो goods which have been acquired by under a voidable contract which has been sold to somebody else, it will be considered as a valid sale. So a buyer who acquired a good title to goods sold to him by a seller who has obtained the possession of a goods under a voidable contract. तुमने मेरे को बेचा धोखाधड़ी से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, एंड मेरे से किसी ने एक्वायर किया तो उसके पास में भी उसका गुड टाइटल आ जाएगा। समझ में आई बात? सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन देयरऑफ, यानी हम आए आपसे आकर के बाइक खरीद के ले गए, लेकिन पोजीशन आप ही के पास थी, पोजीशन आप ही के पास। अब देखना इसमें पूरा सुनना, हम आकर के आपसे एक बाइक खरीद के ले गए, लेकिन पोजीशन आप ही के पास अभी भी छोड़ गए, आपने वो किसी और को बेच दिया और पोजीशन उसको दे दिया, वो पोजीशन लेके चला भी गया, तो वो वाला सेल इफेक्टिव मान लिया जाएगा। अरे सर ऐसे तो मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं कि पैसा दिया तो सामान उठा के ले भी जाओ? हाँ, क्योंकि इसमें देखो 3 कंडीशन है। पहले तो हमने कहा था कि आपके पास पोजीशन है और सामने वाले ने बोनाफाइड लिया, he did not have the knowledge that the seller does not have the authority to sell, and although the goods have been sold but the, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, although the goods have been sold but yet the possession was retained by the seller and the buyer has purchased it without the notice of the fact that the goods have already been sold, यानी बायर को इस बात की नोटिस नहीं थी। Sale by buyer obtaining possession before the property in goods has vested in him, यानी किसने सेल किया? बायर ने। obtaining possession before the property in goods has vested in him, where a buyer with the consent of the seller obtains possession of the goods before the property in them has passed to him, he may sell, pledge or otherwise dispose of the goods to a third person, and if such person obtains delivery of the goods in good faith and without notice of the lien or other right of the original seller of the goods, he would get a good title to them. इसका मतलब जैसे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं, A took a car from B on the condition that A will pay a monthly installment of 5,000 as higher charges with an option to purchase it by payment of 1 lakh in 24 installments. After the payment of few installments, A sold the car to C. B can recover the car from C since A had neither bought the car nor agreed to buy the car. He had only the option to buy the car. What does it mean? कि अगर हम किसी को एक ऑप्शन देने वाले थे, जैसे मान लो हमारा अग्रीमेंट टू सेल हो गया था, अग्रीमेंट टू सेल हुआ था ना, सेल तो हुआ नहीं था, तो अग्रीमेंट टू सेल से पहले पहले अगर हम किसी और को बेच दें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो सेल बाय अ बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड टू हिम। अच्छा, इसको एक और पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं, I'll just make a small correction to my explanation. मान लीजिए आपने मेरे को एक गुड्स बेचा, ठीक है,
और कहा कि देखिए इसका रजिस्ट्री या इसका कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग 1 महीने बाद करेंगे, आज आप इस गुड्स को रख लीजिए, आज आप इस गुड्स को रख लीजिए। और हमने उस गुड्स को, मेरे पास पोजीशन था, देखो वापस से वही चीज़, मेरे पास पोजीशन है, हालांकि इसकी अभी पूरी ओनरशिप मेरे पास नहीं आई है। हमने इस बार खरीदा है, मेरे पास पोजीशन है, हालांकि अभी तक इसकी ओनरशिप मेरे पास नहीं आई है, फिर भी हम चाहें तो इसे किसी और को बेच सकते हैं। पोजीशन है, ओनरशिप नहीं आई। इसको आप ऐसे रिलेट करो, मान लीजिए एक सेल और रिटर्न वाला केस है। आपने मेरे को गुड्स दिया, साहब अच्छा लगे तो रखना, अंकित सर अच्छा लगे तो रखना, नहीं तो वापस लौटा देना। मेरे पास ऑप्शन है, हमने इसे किसी और को बेच दिया, बेच सकते हैं। इसका मतलब कि हमने उस सेल को एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हारे वाले सेल को एक्सेप्ट कर लिया है, और जो अब मैंने सेल किया उसको वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। कि तुम आकर के हमसे वापस ऐसा कह सकते हो, केस स्टडी आएगी, तुम आकर के हमसे वापस ऐसा कह सकते हो कि नहीं हमको तो गुड्स लौटाओ, नहीं, द सेल बाय मी विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड सेल। तो सेल बाय अ बायर ऑब्टेनिंग द पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। यहाँ पे वो सेल और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस वाला आप लोग पॉइंट याद रख सकते हो। समझ गए बात को? और फिर एक इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। जैसे मान लीजिए अगर एक बाइक है, या चलो एक स्कूटी है, किसकी है, क्या नाम, हाँ सिमरन, थोड़ा बहुत हमको जल्दी याद हो जाएगा। सिमरन की एक स्कूटी है और आकांक्षा कहती है अरे सर ये तो मेरी, आप खरीद लीजिए। सिमरन बाजू में थी, सिमरन तुमको ये पता था, आकांक्षा उस तुम्हारी स्कूटी को अपनी कह रही है, कहते कहते उसने सामने सामने तुम्हारे बेच दिया, तुमने मना किया उस वक्त? नहीं, हमने पैसा दे दिया आकांक्षा को, तुम्हारे सामने था सब कुछ। बाद में सिमरन आकर के कहती है स्कूटी हमारी है, दीजिए हमको वापस, नहीं चलेगा, क्योंकि देयर वाज एन स्टॉपल। ठीक है, देयर वाज एन स्टॉपल जिसकी जानकारी आपको थी, तो नाउ यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। ठीक है, स्टॉपल का मतलब क्या होता है, जो आपने पहले कहा है उसको डिनाई करने से रोकना। तो when the owner is stopped by the conduct from denying the seller's authority to sell, the transferee will get as good title as the true owner. फिर क्या है बताओ, सेल बाय एन अनपेड सेलर। एक अनपेड सेलर सेल कर सकता है ना, जहां पे एक अनपेड सेलर ने एक्सरसाइज कर लिया है क्या, राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज, उसके पास राइट ऑफ रीसेल आ जाता है। एंड सेल अंडर अदर प्रोविजंस, इसको याद नहीं करना है, इतना तक ध्यान रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बताओ, ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल मतलब क्या हुआ, सेल ऑफ गुड्स बाय एन ऑक्शनियर थ्रू बिडिंग बाय पब्लिक या फिर इन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। अगर मल्टीपल गुड्स हैं तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर सेलर चाहे तो रिजर्व बिडिंग कर सकता है, यानी खुद भी उसमें बिडिंग कर सकता है, यस, लेकिन उसको उसकी नोटिस देनी पड़ेगी, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल। अगर उसको वो रिजर्व नहीं कर रहा है द राइट टू बिड एंड ही स्टिल पार्टिसिपेट इन इट, द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल। द सेलर में कीप अ रिजर्व प्राइस, एक रिजर्व प्राइस यानी एक स्टार्टिंग प्राइस रख सकता है। अगर वो प्रिटेंडेड बिडिंग का इस्तेमाल कर रहा है, जबरदस्ती बोली को आगे बढ़वा रहा है, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम क्या, वॉइडेबल। एंड अ बिडर में विदड्रॉ इट्स बिड एट एनी टाइम बिफोर द ऑक्शन इज कंप्लीट। अगर आप चाहें तो अपना बिड वापस ले सकते हैं। चेंज इन टैक्सेस में आपने ये पढ़ा था कि अगर टैक्स रेट में कभी बदलाव आए, वापस से अगर कभी टैक्स रेट में बदलाव आए तो क्या उसको सेलर बियर करेगा, बायर बियर करेगा? जवाब है कि इसको बायर बियर करेगा। इफ टैक्सेस डिक्रीज द बेनिफिट विल ऑल्सो बी डिराइव्ड बाय द बायर। हालांकि ये स्पेसिफिक अग्रीमेंट की बात होती है, लेकिन आमतौर पर इट विल बी बॉर्न बाय द buyer. If any specific agreement is made regarding claim of tax, risk will be borne by buyer accordingly. यानी बायर की जिम्मेदारी है इंक्रीज या डिक्रीज इन टैक्स को एडजस्ट करने की। अब कोई भी छोटा सा पैरा आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जनरली प्रॉपर्टी कब पास होती है उसके ऊपर बताया गया है। असर्टेन गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो इमीडिएटली पास हो जाती है, और अगर डिलीवरेबल स्टेट में लाना है तो जब भी उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाया जाएगा
तब डिलीवरेबल स्टेट का मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें बायर उसको एक्सेप्ट करने से मना ना कर सके, वेयर द सेलर हैज टू डू समथिंग टू असरटेन द प्राइस। जैसे अगर उसको तौलना नापना ये सब बाकी है, तो जब उसको तौल लिया जाएगा नाप लिया जाएगा तब जाकर के उसको असरटेन्ड माना जाएगा, तभी प्रॉपर्टी उसकी पास ऑन होगी। अनअसरटेन्ड है जहां पे गुड्स केवल डिस्क्रिप्शन से बेच दिया गया, तो जब गुड्स असरटेन्ड हो जाएगा, सिंपल फंडा है, जब गुड्स असरटेन्ड हो जाएगा तभी बिक्री होगा, नहीं तो बिक्री नहीं होगा। जहां पे गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर, where the property in goods is delivered to the carrier along with risk as soon as the goods are delivered to the carrier. Thus if goods are destroyed in carrier, तो who shall be responsible? Buyer shall be responsible. लेकिन अभी आपको एक केस पढ़वा रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि अगर बायर ने कहा है कि तुमको गुड्स की डिलीवरी करनी पड़ेगी, तुमको गुड्स की डिलीवरी करनी पड़ेगी, then delivery becomes an essential condition of sale. Delivery becomes a condition of sale. In that case seller is responsible, otherwise normally who is liable? Buyer will be liable. लेकिन सेलर भी हो सकता है ना, अगर कंडीशन ही रख दिया गया कि तुमको ये गुड्स की डिलीवरी करनी पड़ेगी, जैसा कि आम तौर पे आज के समय में रहता है ना। फिर क्या, गुड्स सेंट ऑन सेल, या तो कब सेल माना जाएगा इसको? जब बायर अपना असेंट सिग्निफाई कर दे, या बायर रिटेन कर ले गुड्स को बियॉन्ड अ रीजनेबल पीरियड, या बायर डजंट एक्ट इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, यानी किसी और को उसको प्लेज कर देना या थर्ड पार्टी को दे देना। पूछा गया ना ये कई बार, किसी और को हमने प्लेज कर दिया तो उसको क्या मान लिया जाएगा? इट इज एन एक्ट विच इज इक्विवेलेंट टू सेल। या फिर गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश और रिटर्न बेसिस, द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन कैश इज पेड। राइट टू डिस्पोजल, where the seller reserves the right to disposal the property in goods is transferred, depending upon certain circumstance, the property will be transferred only when certain conditions are fulfilled. क्या क्या? Ordinarily when the goods are delivered via railway या ship या railway receipt या bill of lading is sent along with goods, जैसे क्या होता है right to disposal, यानी उसको बेचने का अधिकार अगर हम अपने पास रिजर्व करके रखते हैं तो उसमें क्या होगा कि जब आप मेरे को पैसा दे देंगे उसका, तभी उसका राइट आपके पास जाएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल बिल ऑफ लेडिंग है, ठीक है, एक बिल्टी है, तो आपको वो जब उसका पैसा आप दे देंगे तभी उसके बाद वो आपके पास में उसकी ओनरशिप जाएगी। तो व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय दिस, द सेलर इज प्राइमा फेसी प्रिज्यूम टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जैसे मान लो पैसा दिया तभी आपको मिलेगा। When a bill of exchange is sent along with a railway receipt or a bill of lading, then unless a bill is accepted or paid, the property does not pass to the buyer, even if he wrongfully retains the bill of lading या railway receipt. तो उसमें कुछ conditions होती हैं, जब वो conditions पूरी होंगी तभी जाकर के आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर होगी, नहीं तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। अगर हमने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज साथ में भेजा है तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करो तो तुम्हारा बिल पेबल हो जाएगा, या तो वो करो या तो फिर जो बाद बाकी कंडीशन है, जैसे आमतौर पे कंडीशन क्या होती होगी, पैसा दो, तो या तो वो कंडीशन है तो वो कंडीशन पूरा करो तभी उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, नहीं तो फिर उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो क्या कह रहा है, आमतौर पे जब गुड्स कैरियर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं तो गुड्स आर प्रिज्यूम्ड, द सेलर इज प्रिज्यूम्ड टू प्रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, और ये राइट तभी खत्म होगा जब एक कंडीशन जिसके अगेंस्ट में गुड्स को ट्रांसफर किया गया वो कंडीशन पूरा हो। वो कंडीशन क्या हो सकती है? पैसा देना, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करो। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विथ, रिस्क प्रॉपर्टी के साथ पास होता है, दस रिस्क ऑफ डैमेज या लॉस लाइज विद द सेलर अंटिल द प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर। जहां पे प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर हैज टू बियर द रिस्क वेदर द डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट। When the goods are damaged due to delay in delivery, अगर डिले इन डिलीवरी के कारण डैमेज हुआ तो फिर द पार्टी डूइंग द फॉल्ट विल बी एट द रिस्क। जैसे मान लीजिए हम ही ने डिलीवर नहीं किया, उसके कारण खराब हो गया, तो किसकी फॉल्ट होगी? सेलर की। लेकिन उनकी जो भी ड्यूटी एज अ बेली वो उससे अफेक्ट नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने पैसा दे दिया और तुम्हारे पास सामान पड़ा रह गया, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उसको तोड़ दोगे जबरदस्ती, तो भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एज अ बेली, यानी आमतौर पे अगर मेरा सामान तुम्हारे पास लिखा है तो कोई जिम्मेदारी है ना, एज अ सेलर जिम्मेदारी नहीं, एज अ नॉर्मल पर्सन तो कुछ जिम्मेदारी है, तो एज अ बेली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। इज दिस क्लियर? पक्का?
इसी के साथ कौन सा चैप्टर खत्म होता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लेकिन इसके अब तुम क्वेश्चंस लगाना। अब आज घर जाओ, इसको देख लो, रिकैप कर लो, और फिर क्या लगाओ? क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन 7-8 आरटीपी देख डालो, सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देख डालो। यू विल श्योरली गेट अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस इन दिस चैप्टर। इज दिस क्लियर? पक्का? ओके, थैंक यू सो मच।